आज हम 17 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले, कितना नंबर से? 17 नंबर से। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से कौन हटाता है? तो ये हटाता है आपका राष्ट्रपति। ये दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति हटाता है, दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव को पारित करके। ठीक, अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव आएगा, लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है, और राज्यसभा में आएगा तो 50 लोगों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। ठीक, और ये दोनों को पास करने के लिए 2/3 भाग विशेष बहुमत का होना जरूरी होता है। ये दोनों को अगर पास करना है तो जब हस्ताक्षर हो गया तब पर भी नहीं हटाएगा, लेकिन जब 2/3 लोग से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब जाके राष्ट्रपति इनको हटाएगा। ठीक, चलिए अब इनका डिस्कशन देखने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से राष्ट्रपति हटाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति हटाता है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो, जब दोनों सदनों द्वारा ये प्रस्ताव पारित होगा तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति आएगा। लोकसभा में कितना लोगों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? 100। राज्यसभा में 50। ठीक, प्रस्ताव पारित होगा। ठीक, अनुच्छेद 124 के 5 के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीश को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। ठीक, न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदनों से किया जा सकता है। पूछेगा कि न्यायाधीश को अगर हटाने का बात होगा तो हम कहाँ से करेंगे? तो किसी भी सदनों से कर सकते हैं। ठीक, यह प्रस्ताव लोकसभा से शुरुआत होता है। यह प्रस्ताव यदि यदि यहाँ देखिए बात पॉइंट दिया है, यह प्रस्ताव अगर ये लोकसभा से शुरू होगा, लोकसभा से अगर शुरू होता है तो आप लोग को कितना बताए थे? तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है, प्रस्ताव पेश हो जाएगा। 100 सदस्य अगर हस्ताक्षर कर दिए तो ये प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पेश हो जाएगा। यह प्रस्ताव यदि राज्यसभा से शुरू होगा, कहाँ से? राज्यसभा से शुरुआत होता है तो 50 सदस्य का होना जरूरी है। कितना सदस्य का? 50 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है, तो राज्यसभा से ये पेश हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। न्यायाधीश को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव यदि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत, क्या बात है? बहुमत का बात दिया गया। बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति पास कर। अगर बहुमत का बात होगा तो कितना से पास करना होगा? 2/3 से पास करना होगा। ये 2/3 जो होता है ये विशेष बहुमत होता है। क्या होता है? विशेष बहुमत। तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश दे देगा। क्या करेगा? अगर पास हो जाएगा 2/3 से, क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति आदेश दे देगा कि इसको हटा दे। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश बी रामास्वामी कौन थे? बी रामास्वामी के संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। पूछेगा अभी तक किस आदमी पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था? तो आप कहिएगा बी रामास्वामी पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से के अभाव में पारित नहीं हुआ। लेकिन लोकसभा में क्या हुआ? पास नहीं हुआ, जिसके कारण इसके रद्द कर दिया गया था। ठीक, पूछेगा अभी तक कितने लोग पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है सर्वोच्च न्यायालय में? तो कहिएगा एक लोग। किस पर? बी रामास्वामी पर। किस पर? बी रामास्वामी पर, जिसे कहाँ पास नहीं हो सका? तो लोकसभा में पास नहीं हो सका। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है? पोप की आवाज़ करते हुए जलती है तो ये जलती है हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H2O गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। पोप की आवाज़ करते हुए जलती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी के प्रथम तत्व कौन सा? पूछेगा हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कितने नंबर पर है? तो पहले नंबर पर है। इनका संकेत क्या है? तो H है। संकेत क्या है? H। परमाणु संख्या कितना है? तो 1 है। परमाणु संख्या कितना है? 1 है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कहाँ पर है? तो पहले आवर्त में है। इसका संकेत क्या है? H है। इनके परमाणु संख्या कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कैसे आवाज़ करता है? पोप की तरह आवाज़ करता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये आवर्त सारणी को एकमात्र ऐसे तत्व हैं
जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, नहीं अर्थात केवल एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है, तो कहिएगा नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, अर्थात केवल एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक, ऐसे तत्व में जिनमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन की खोज अगर बोलेगा तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कौन? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। तो इतना बात याद रखिएगा। हाइड्रोजन कैसी आवाज़ करके जलता है? पोप गैस की तरह। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया? प्रथम तत्व में रखा गया। हाइड्रोजन का संकेत H है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आवर्त सारणी में अगर आवर्त इनमें न्यूट्रॉन होता है तो कहिएगा नहीं होता। इनमें प्रोटॉन होता है तो हाँ होता है। कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन की खोज कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वनस्पति घी में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ? वनस्पति घी में। हाइड्रोजन द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। पूछेगा द्रव हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट के ईंधन के रूप में। रॉकेट के ईंधन के रूप में। ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। नाइट्रोजन कैसा गैस है? रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। पूछेगा नाइट्रोजन कैसा गैस है? तो रंगहीन और गंधहीन गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक कितना है? 78%। नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है। नाइट्रोजन में यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव है, जो यूरिया में 46% पाया जाता है। नाइट्रोजन यूरिया में कितना परसेंट पाया जाता है? 46% पाया जाता है। जीवधारी नाइट्रोजन को पेड़ पौधे से प्रोटीन के रूप में प्राप्त होता है। जीवधारी जो है, जैसे जंतु है, उसको नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन जो है यूरिया में कितना परसेंट पाया जाता है? 46% पाया जाता है। वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। ठीक, ये कैसा है? रंगहीन और गंधहीन है। पूछता है कि नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वायुयान के टायरों में भरा जाता है। क्रायोबैंक एवं एक्सटीट्यूट संरक्षण में। नाइट्रोजन विद्युत बल्ब में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी भर में काम आता है। ठीक है। पूछेगा नाइट्रोजन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो कहिएगा हाँ। उच्च ताप मापने वाला तापमापी में किया जाता है, जिसे थर्मामीटर कहते हैं? तो कहिएगा हाँ। अमोनिया के उत्पादन में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए प्राणदायी गैस है। क्या है? पौधे के लिए प्राणदायी गैस है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से वो भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन। क्योंकि यह गैस जंतु जगत द्वारा शोषण के रूप में बाहर छोड़ी जाती है तथा पौधा प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करके क्या करता है? जीवित रहता है। क्या करता है? जीवित रहता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना होता है? 0.03%। ये आपका एग्जाम में पूछा गया था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 0.03%। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी। CO2 किसको प्रभावित करता है? तो ग्रीन हाउस को प्रभावित करता है। ठीक, अब अगर आप किसी का सेट लगाए होंगे तो ये बात पूछा गया है कि किस गैस को ग्रीन हाउस प्रभावित करता है? CO2। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। यह गैस चूने के जल को दूधिया कर देता है। पूछेगा चूने के जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। CO2 का जलीय घोल कार्बनिक अम्ल कहलाता है। CO2 का जलीय घोल होगा तो ये क्या कहलाएगा? कार्बनिक अम्ल कहलाएगा। अब मीथेन का फार्मूला पूछता है। ठीक है, मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4। एल्केन समूह का श्रेणी क्या है? ये आपका फायरमैन जो 2022-23 में हुआ था, उसमें ये एल्केन श्रेणी का फार्मूला पूछा था। ठीक है, याद रखिएगा। CnH2n+2 होता है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस इत्यादि के मुख्य अवयव कौन है? मीथेन है। प्राकृतिक गैस और बायोगैस के मुख्य अवयव कौन है? मीथेन है। कोयले की खानों में मीथेन तथा वायु के मिश्रण में भयंकर विस्फोट होता है। कोयले की खानों में क्या होता है? मीथेन और वायु का विस्फोट होता है। अतः मीथेन को फायर डैम्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीथेन क्या कहा जाता है? फायर डैम्प कहा जाता है। पूछेगा फायर डैम्प किसको कहा जाता है? क्या बताइएगा? मीथेन को बताइए। क्या बताइएगा? मीथेन को। कोयला खानों में जो विस्फोट होता है किसके कारण होता है? मीथेन के कारण होता है। एल्केन श्रेणी का फार्मूला क्या होता है? एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है।
अब पूछेगा CO2 जो होता है, CO2 अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो क्या बताइएगा, अम्लीय होता है। मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, तो ये प्रकार है आपका इमल्सन का। किसका, इमल्सन का। जर्दी जो होता है इमल्सन का एक क्या है, प्रकार, इमल्सन का एक प्रकार है। इमल्सन कितना परसेंट फॉलिक फॉस्फोलिपिड का होता है, तो 32% का होता है। कितना परसेंट का, 32% का। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड का कण की आकृति पूछा जाता है, ये आपका SSC एग्जाम में पूछा गया था। कोलाइड के कणों की आकार कितना से कितना के बीच होता है, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 के सेंटीमीटर के बीच होता है। ये आपका SSC एग्जाम में पूछा गया था। इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंख से नहीं देखा जा सकता। कोलाइड को हम आंख से नहीं देख सकते हैं। इसका आकार पूछा गया था SSC के एग्जाम में कि कोलाइड का आकार कितना होता है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कोलाइड कण है, प्रकाश किरण को फैला देते हैं। देखिएगा आप लोग, सुबह जब धूप आता है, धूप किसी छेद से आता है, तो उस समय कोलाइड के कण को आप महसूस कर सकते हैं। जब कोलाइड के कण को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल में बैठ जाता है, अर्थात अस्थायी हो जाते हैं। जब शांत कोलाइड कण को छोड़ दीजिएगा तो ये शांत होकर बैठ जाएंगे। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु अपकेंद्रीय तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। पूछेगा कोलाइड कण को छानन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, ना कहिएगा नहीं। किस विधि से इसका पृथक्करण करेंगे, अपकेंद्रीय विधि से। अपकेंद्रीय विधि से। कोलाइड के समान उदाहरण, ये उदाहरण है, आप लोग रटिएगा। क्या कीजिएगा, रटना है। उदाहरण क्या करना है, रटना है। ये पूछता है, ठीक। द्रव और गैस, जो द्रव और गैस होगा क्या होगा, एरोसोल। क्या होगा, एरोसोल। द्रव और गैस एरोसोल। इसका उदाहरण क्या, उदाहरण को रटना होगा। कोहरा, बादल और कुआसा। कोहरा, बादल और कुआसा किसका उदाहरण है, एरोसोल का उदाहरण। किसका उदाहरण है, एरोसोल का उदाहरण है। ठोस और गैस किसका उदाहरण है, एरोसोल। ठोस और गैस किसका उदाहरण है, एरोसोल। इसमें क्या क्या आता है, धुआं और स्वचालित वाहनों का निरर्थक। गैस द्रव किसका उदाहरण है, फोम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, फोम का उदाहरण है। फोम में क्या आता है, सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम किसका उदाहरण है, फोम का उदाहरण है। द्रव द्रव से क्या बनता है, इमल्सन बनता है। द्रव द्रव से इमल्सन बनता है। ये NCERT का पॉइंट है, तो याद रखिएगा। दूध और फेस क्रीम। द्रव द्रव से क्या बनता है, दूध और फेस क्रीम बनता है। ठोस द्रव को क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। ठोस द्रव क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़, ठीक। गैस ठोस को क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। गैस ठोस को क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। जैसे फोम हो गया, रबर हो गया, स्पंज हो गया। स्पंज खाते होंगे तो उसको जैसे दाबने वाला चीज़ हो गया, ठीक। द्रव ठोस क्या हो गया, जेल हो गया। जैसे पनीर, मक्खन, ये सब हो गया। इसका यही पूछता है, इतना दूर है ना, यही पूछता है, ठीक है। याद रखिएगा, ठोस और सोल किसका है, रंगीन पत्थर का, दूधिया पत्थर जिसका आता है, ठीक। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव करे। कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। कोलाइड कणों की आकृति कितना बताए थे, 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो इसको आँख से नहीं देख सकते हैं, ठीक। आयरन का प्रतीक आप लोग बता दीजिएगा। आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। इस नोट में जितना प्रतीक दिया गया है आज हम उन सभी को पढ़ लेंगे। उसके बाद एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, तो आप लोग इसको सोचिएगा रट लेने के लिए, या तो याद कर लीजिएगा, ठीक। हाइड्रोजन का H जानते होंगे आप लोग। हाइड्रोजन क्या होता है, H होता है। हाइड्रोजन का H होता है। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, O। हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O। हीलियम का Hg, तो फ्लोरीन का F। फ्लोरीन का F। लिथियम का Li, तो नियोन का Ne। लियोन का Ne। बेरिलियम का Be। बेरिलियम का Be, तो सोडियम का Na। बोरॉन का B। बोरॉन का B, तो मैग्नीशियम का Mg। मैग्नीशियम का Mg। कार्बन का C। कार्बन क्या हो जाएगा C, तो एल्युमिनियम का Al। एल्युमिनियम का Al। नाइट्रोजन का N। क्या होता है, नाइट्रोजन का N, तो फास्फोरस का P। सल्फर का क्या होता है, S। सल्फर क्या होता है, S, तो आर्गन का Ar। क्लोरीन का Cl, तो आर्सेनिक का As। आर्सेनिक का As। याद रखिए कैसे, आर्सेनिक तो As, आर्गन तो Ar। पोटेशियम तो K। पोटेशियम K। ब्रोमीन तो Br। ब्रोमीन तो Br। कैल्शियम Ca। कैल्शियम Ca। सिल्वर Ag। क्रोमियम Cr। क्रोमियम कितना होता है, Cr।
आयोडीन आई, मैग्नीज Mn, तो बेरियम Ba, आयरन Fe, तो गोल्ड Au, कोबाल्ट कितना होता है Co, मरकरी Hg, निकेल Ni, तो रेडोन Rn, कॉपर Cu, पोलोनियम Po, जिंक Zn। तो इतना याद रखिएगा। हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण अवस्था क्या है? ऑक्सीजन परमाणु का संकरण अवस्था क्या है? तो ये होता है sp3। क्या होता है sp3? तो H2O, ठीक। तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 8। इसका कितना होता है? 2। इसका अंतिम कक्षा में कितना होगा? इलेक्ट्रॉन 6 होगा, 6 और ये +2 कितना हो गया? 8। 8 का आधा करेंगे 4 हो जाएगा। तो पी के अंतिम कक्षा में पी जो इसमें लिखते हैं, पी में होता है 3 इलेक्ट्रॉन, तो एस में 1 और पी में 3, तो sp3 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। जल में ऑक्सीजन परमाणु के संकरण जो होता है कितना होता है? sp3 होता है। इसका मतलब है ऑक्सीजन परमाणु एक 2s, एक क्या होगा? 2x, 3 2p, क्या होता है? 3 2p कक्षा मिलकर 4 संकरण कक्ष का निर्माण करते हैं। कितना संकरण कक्ष का? 4। ये संकरण कक्ष ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर चतुष्फलकीय ज्यामिति व्यवस्थित करती है। जल का अणु H2O, क्या होता है? जल का अणु H2O। शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन, अर्थात pH मान 7 होगा। उदासीन होगा तो pH मान कितना होगा? 7 होगा। 4 डिग्री सी ताप पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। ये पूछा जाता है कितना डिग्री सी पर जल का आयतन अधिकतम होगा? 4 डिग्री पर। न्यूनतम कितना होगा? आयतन न्यूनतम, घनत्व ज़्यादा होगा 4 डिग्री पर, आयतन न्यूनतम होगा। कठोर जल, ये पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। 21,391 में किसी सीट में ये क्वेश्चन आया था। कठोर जल ये साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता। कठोर जल क्या होता है? साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता है। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट व बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। इसमें क्या क्या घुले होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। मृदु जल क्या होता है? ये साबुन के साथ आसानी से फेन उत्पन्न करता है। ये जल पीने की दृष्टि से उपयोगी, पीने की दृष्टि से कौन अच्छा है? तो मृदु जल। अस्थायी अस्थायी कठोरता, यह कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होता है। अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर करते हैं। अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट रहने के कारण होता है, ठीक। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने क्या मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और अस्थायी कठोरता, यह कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होता है। और अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उबालकर दूर किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण उबालकर दूर किया जा सकता है? 22 नंबर है, यूरोप की एस्केज रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो ये है आपका राम कुमार। कौन है? राम कुमार। फणीश्वर नाथ रेणु का कौन है? तो ऋण जल धन जल नेपाली कथक क्रांति, धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा, क्या है? युद्ध यात्रा। रंगेल राव क्या? तूफान के बीच, ये आपको याद ही करना होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। कन्हैया लाल मिश्र क्या क्या है? छम बोल या कन मुस्कान। शिवनंदन सिंह चौहान क्या है? लक्ष्मीपुरी। छाती पर मूंग दलना, इसका क्या है? छाती पर मूंग धरना, साथ रहकर परेशान करना। साथ रहकर परेशान करना क्या होता है? छाती पर मूंग दलना। छाती पर पत्थर रखना, कष्ट सहना, क्या होता है? कष्ट सहना। छाती पर सांप लौटना, ये क्या होता है? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, क्या होता है? ईर्ष्या करना। छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो आप लोग देख लीजिएगा, एक का सी हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर सी नंबर। कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। डूबते को तिनके की सहारा, संकट में पड़े थोड़ी सी मदद, संकट में जो फंसा रहेगा उनको थोड़ी सी मदद कर देंगे तो तिनका का क्या हो जाएगा? सहारा हो जाएगा। तिनके को पहाड़ करना, छोटी छोटी बात को बड़ी बनाना।
दिन दुगुनी रात चौगुनी खूब उन्नति होना, दूध का दूध पानी का पानी निष्पक्ष न्याय, गंगा लाभ होना मर जाना, कपास उठना संसार काम धंध में लगे रहना, कमर कसना दृढ़ संकल्प करना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, खैर स्वभाव का होना, उल्लू सीधा करना अपना स्वार्थ साधना, एक आंख से देखना समान भाव से देखना, ओस की मोती क्षण भंगुर, ओखली में सिर देना इच्छा पुरुष किसी से झंझट झंझट में पड़ना। समास विग्रह तो आप लोग जानते हैं, राज्यसभा क्या होता है, राजा का सभा होता है, राजा के लिए स्वभाव नहीं होता, ठीक है, यही गलत है। बाकी सब गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, सेना नायक सेना के लिए नायक, ये तीनों सही है। ये सब तो आप लोग जानते होंगे। देखिए इसका सर समास विग्रह जो होगा ये सही नहीं है, राजा की सभा होता है, ठीक है, राज्यसभा मतलब राजा की सभा, राजा का सभा नहीं होता, राजा की सभा होता है। ये पूछा जाता है तो आप लोग हिंदी में जो कहे थे 10 नंबर जो आता है, तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन बैंक ही कर लीजिएगा 10 नंबर आ जाएगा। 25 नंबर है, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव की खोज कौन किया था, पुरकिंजे साहब ने किया था। कब, 1839 में। कब किया था, 1839 में। जीव द्रव की खोज कौन किया था, पुरकिंजे किया था 1839। कोशिका के स्थित तरल जैविक पदार्थ कौन है, तरल जैविक पदार्थ है, क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव एक तरल गाढ़ा, क्या होता है, गाढ़ा लसालस जो होता है, परभासी होता है और वजन युक्त होता है। ये रंगहीन पदार्थ है। जीव द्रव कैसा पदार्थ है, रंगीन है, गाढ़ा है, लसलसा है, परभासी है, वजन युक्त है। जीव की सारी जैविक क्रिया जीव द्रव कहलाती है, जिसके कार्य से जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार किसको कहते हैं, तो जीव द्रव कहते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना होगा, जीवन का भौतिक आधार किसको कहते हैं, जीव द्रव को कहते हैं। जीव द्रव लगभग 80% जल पाया जाता है। ये मानिए ना, ये गिल्ला होता है तो पानी तो हमेशा रहेगा ही। और जीव द्रव की भौतिक आधार क्या है, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव। जीव द्रव का खोज पुरकुंजे कब, 1839 ईस्वी में। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक का अनुपात पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है, 81 और 19 का होता है, 81 और 19, यानी कि 100% मानिए ना, सीधा सीधी 100% में अकार्बनिक पहले आ जाएगा और कार्बनिक बाद में आ जाएगा, ठीक। क्योंकि कभी उल्ट एग्जाम में क्या करता है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया रहता है 1981, वहाँ पूछ देता है अकार्बनिक कार्बनिक, आदमी मार के चला था, लेकिन बाद में पता चलता है अकार्बनिक और कार्बनिक पूछा था तो 81 19 रहेगा आंसर, ठीक। तो याद रखिएगा इतना। जीव द्रव का 99% भाग जो है 4 तत्वों से मिलकर बना है। कितना परसेंट तत्वों से मिलकर 99% भाग बना है, 4 तत्वों से, जिसमें ऑक्सीजन जो होता है 76% होता है, कार्बन 10.5% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है और नाइट्रोजन 2.5। ये सब नहीं पूछता है, जो ये अनुपात जो है ना 81 और 19, ये बात पूछता है तो याद रखिएगा, ठीक। तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सरल अस्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है, तो यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है, जो खाना को ले जाएगा ले आएगा वही ना प्रदान करेगा। खाना और को ले जाने का काम कौन कौन आता है, तो एस्क्लेन काइमा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, एस्क्लेन क्राइमा के अंतर्गत, एस्क्लेरिन क्लाइमा के अंतर्गत। एस्क्लेन काइमा जो है ये क्या होता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। सरल अस्थायी उत्तक, ये कैसा उत्तक है, सरल अस्थायी उत्तक है। ये पादप के भाग को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है, यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है, तो एस्क्लेन काइमा करता है। एस्क्लेन काइमा दृढ़ उत्तक लंबे संकीर्णीय कोशिका होता है। क्या होता है, लंबी संकीर्णीय कोशिका होता है। इन कोशिका की भित्ति मोटी तथा लिंगलीन होती है। क्या होता है, मोटी तथा लिंगलीन होती है। अधिक कोशिका ये मृत होती है। कैसा होता है, मृत होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट। इसमें पूछेगा स्क्लेन क्लाइमा में प्रोटोप्लास्ट होता है, तो कहिएगा नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बायोलॉजी से, तो याद रखिएगा ये सब चीज़। यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है, स्क्लेन काइमा करता है। इसकी इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति मोटी और लिग्लिन होता है। अधिकांश कोशिका कैसा होता है, मृत होता है, इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। स्क्लेन काइमा का उदाहरण याद रखिएगा, जैसे हो गया जूट का रस्सी, पटुआ, ये सब जो 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 संठी और से रस्सी निकाला जाता होगा, देहाती भाषा में संठी कहते हैं, जो दीपावली हुक्का पाती के रूप में उपयोग किया जाता है, उससे जो छिल छिल कर रस्सी निकाला जाता है, वो सब रस्सी स्क्लेन काइमा का ही उदाहरण है। मनुष्य ने अत्यंत उपयोगी उदाहरण है, उदाहरण तो याद ही रखिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाएगा तो क्या कीजिएगा। एपिडर्मिस, ये कोशिका का की एक परत द्वारा पौधे के बाहरी भाग को ढकता है। एपिडर्मिस क्या होता है, कोशिका का जो यानी पौधा का जो छाल होता है ना, वो एपिडर्मिस का ही बना होता है। जाइलम क्या करता है, जल व खनिज का संवहन करता है, ठीक। और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, यही बात तो पूछा गया था, यांत्रिक दृढ़ता कौन प्रदान करता है, तो जाइलम करता है। अगर ऑप्शन में
एस्क्लिन कैमा ना देकर जाइलम उत्तक रहेगा, जाइलम उत्तक ही मारिएगा, फ्लोएम नहीं मारिएगा, ठीक है। यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है? जाइलम करता है। यहाँ दिया गया है तो याद रखिएगा, अगर याद नहीं रहे तो एस्क्लिन कैमा के अंतर्गत ही आता है जाइलम, ठीक। फ्लोएम क्या करता है? ये भोजन का परिवहन करता है, क्या करता है? भोजन का। जाइलम फ्लोएम कैसा है? संवहनी उत्तक है, जबकि एस्क्लिन कैमा भी कैसा है? ये भी संवहनी उत्तक, यहाँ पहले मैं बता दिया हूँ। सरल अस्थायी उत्तक है, सॉरी सरल अस्थायी उत्तक है, जबकि जाइलम फ्लोएम संवहनी उत्तक है। हरे पौधे को किस रूप में संग्रहित करता है? हरा पौधा भोजन को किस रूप में संग्रहित करता है? तो स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। हरी पत्ती भोजन को स्टार्च या मंड के रूप में संग्रहित करता है। किसके रूप में? मंड या स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। स्टार्च मंड भोजन है क्या? स्टार्च एक प्रकार क्या है? भोजन है, जो पौधे की पत्ती में जमा हो जाता है। पौधे की पत्ती में कौन जमा हो जाता है? स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च कैसा? पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें ग्लाइकोसिड बॉन्ड जारी ग्लूकोज इकाई शामिल है। प्रकाश ये सब नहीं पूछता है, ये पूछता है प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी लाल रंग होता है। 3 को स्टार कर दे क्या? प्रकाश संश्लेषण में सब सर्वाधिक प्रभाव कौन सा रंग का होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो लाल रंग का होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कृत्रिम प्रकाश में होता है कि नहीं होता है? तो हाँ होता है। जैसे क्या? कैसे कृत्रिम प्रकाश क्या कहते हैं? जैसे कि आपका घर में लाल बॉल जल रहा है, उस समय अगर पेड़ पौधा अगर आपके घर के पास रहेगा, उस समय वो प्रकाश संश्लेषण करने लगेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, हाँ या नहीं? तो कहिएगा हाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो लाल प्रकाश है। 28 नंबर है, 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकेडमी प्रभाव का सदस्य में कितनी संस्था थी? संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्यों कितनी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तो 1645, ये तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें देशों की संख्या सिर्फ याद रखिएगा, इसमें उतना क्वेश्चन करेंट अफेयर क्वेश्चन है उतना पूछता नहीं है, ठीक है। देशों की संख्या याद रखिएगा 156 है। यूएनएआई का जो देशों की संख्या है 156 है। इनका गठन जो हुआ था, 2010 को किया गया। तो यूएनएआई का गठन कब किया गया था? 2010 में किया गया था। यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है, ये याद रखिएगा। इनमें कितना देश है? तो 156 देश। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा और सतत विकास को के बीच पारंपरिक संबंध रखना, ठीक। करेंट अफेयर क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, इसका गठन कब हुआ था? यूएनएआई का गठन 2010 में। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था 2005 में। राइट टू एजुकेशन, यहाँ पर लीजिए RTE। RTE कब लागू हुआ था? तो RTE लागू हुआ था 2002 में। RTP 2010 में ना, RTP 2010 में, ठीक। इतना याद रखिएगा, RTP 2010 में, RTE 2002 में। RTP मतलब हुआ रिपोर्ट, राइट टू रिपोर्ट। सूचना का अधिकार 2005, RTE राइट टू एजुकेशन। सूचना का अधिकार 2005 में पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुआ। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार बन गया। यह मुख्य उद्देश्य 10 से अधिक सूचना को मिलकर बनता है। और अंतिम पॉइंट याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को उनके पद से हटा सकता है। कौन हटा सकता है पूछेगा? कौन जो है राष्ट्र सूचना आयुक्त को हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, क्योंकि उससे पहले मैं पहले पढ़ चुका हूँ, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति। किसके अनुमोदन पर? लोकसभा के 100, राज्यसभा के 50, और दोनों सदनों में अगर बहुमत होगा 2/3 बहुमत से पास होगा तब हटाएगा। किस पर लागू हुआ था? रामा कैसे कुछ नाम था, क्या नाम था? रामा सिंह। रामा सिंह याद नहीं रखिएगा, क्या नाम था एक बार देख लीजिए आप भी, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक। रामा स्वामी नाम था, रामा सिंह नहीं नाम था, रामा स्वामी नाम था, ठीक है। तो याद ही हो जाएगा, रामा स्वामी पर पहली बार महाभियोग की प्रक्रिया आया था। किस पर आया था? तो रामा स्वामी पर आया था, ठीक। रामा स्वामी पर आया था ये प्रक्रिया, कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय वाला। लेकिन सूचना का अधिकार पर भी राष्ट्रपति का अनुमोदन होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का अनुमोदन क्या होता है? सूचना का जो सूचना आयुक्त होते हैं उस पर भी, उसको भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं। भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वजाहत हजीबुल्ला। भारत का पहला सूचना आयुक्त कौन है? वजाहत हजीबुल्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पूछेगा भारत का पहला सूचना आयुक्त कौन है? वजाहत हजीबुल्ला। वर्तमान में कौन है? हीरालाल समारिया। वर्तमान में हीरालाल समारिया, लेकिन पहले कौन थे? हजीबुल्ला, वजाहत हजीबुल्ला। ठीक, ये 2 पॉइंट है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? मोटा अनाज वर्ष बोलेगा 2023, लेकिन 2025 का पूछेगा तो वैज्ञानिक के बारे में बताया गया, वैज्ञानिक के बारे में। ठीक, 2023 को मोटा अनाज वर्ष कहा गया है। ये तो सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद करना जरूरी है। देखिए, याद कर लीजिए, 2019 को देशीय भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 19, कैलेंडर का वर्ष 2020, क्वांटम विज्ञान 2025, यही बारे में पूछा गया था। पूछेगा 2000, इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछेगा कि क्वांटम विज्ञान वर्ष 2025। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।